स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बेटा कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और जो है ना, देखें क्लास फर्स्ट ईयर और हमारे पास जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक वो है आपसे बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है या लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये है आपके पास डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। ये शॉर्ट में भी पूछ सकता है आपसे और जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सबसे पहले इसका जो आपके पास बोहर का डिफेक्टिव पॉइंट था वो ये है, आप लिख सकते हैं कि बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल is applicable to only mono electron system लाइक आपके पास आयंस भी होंगे और एक हाइड्रोजन का एटम भी। देखें हाइड्रोजन एटम दे रहा होगा आपको, उसके बाद जो है ना आपके पास हीलियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज 1 होगा, उसके बाद लिथियम का आयन होगा जिस पे 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, और उसके बाद है आपके पास बेरिलियम जिस पे चार्ज होगा 3 पॉजिटिव। बट बिकम फेल, बट become fail, but become fail for multiple or poly electron system, poly electron system। ठीक है बेटा, ये पहला डिफेक्टिव पॉइंट है। जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है वो याद रखना है, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, और पॉली इलेक्ट्रॉन या मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये क्या हो जाता है बेटा, फेल हो जाता है। ये पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कैसे, देखें आपके पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह हीलियम पे आप जाएंगे तो एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी 2 होते हैं, लेकिन इसके ऊपर चार्ज +1 है, तो इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, बाकी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो बोहर एटॉमिक मॉडल इसको एक्सप्लेन कर सकेगा। इसी तरह लिथियम पे आ जाएं, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है आपके पास 3, और चार्ज कितना नजर आ रहा है आपको, 2 पॉजिटिव, तो इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से रिमूव हो चुके हैं, बाकी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन को ये अच्छी तरह से क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। इसी तरह आप आ जाए बेरिलियम पे, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है आपके पास कितना, 4, इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, आपको चार्ज कितना नजर आ रहा है, चार्ज जो नजर आ रहा है वो आपके पास जो है ना 3 पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो चले गए हैं, और आपके पास जो है ना 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, बाकी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो ये बोहर एटॉमिक मॉडल इसको क्या कर सकेगा, एक्सप्लेन कर सकेगा। और आगे मैंने लिख दिया है, बट बिकम फेल फॉर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन और पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर आप हीलियम को अकेला एटम कंसीडर कर लें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकेगा। इसी तरह आप लिथियम पे कोई चार्ज शो ना करें, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 3 होंगे, ये उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सकेगा। और इसी तरह फिर जो है ना आपके पास है क्या चीज, बेरिलियम, जिस पे कोई चार्ज आपने शो नहीं किया हुआ, एटॉमिक नंबर 4 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, बोहर एटॉमिक मॉडल इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकेगा। उसके बाद बेटा जो आपके पास दूसरा डिफेक्टिव पॉइंट है, बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल does not explain
Bohr atomic model does not explain the fine structure or multiple structure of a spectrum। ठीक है बेटा, दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा है आपके सामने, बोहर एटॉमिक मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर और मल्टीपल स्ट्रक्चर ऑफ ए स्पेक्ट्रम। अब इसको समझना है आप लोगों ने, ये क्या बात कर रहा है इसमें बेटा, कहता है देखें आपने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखा है, फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन is observed by high resolving power spectrometer, then the spectral line are replaced by other several fine lines, या इसी को आप कह सकते हैं i.e. original line is divided into other component lines which show only one quantum is not sufficient to explain the origin of spectral lines। ठीक है बेटा, ये आपके सामने मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है। दूसरे पॉइंट में क्या चीज है देखें, कहता है बोहर एटॉमिक मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर और मल्टीपल स्ट्रक्चर ऑफ ए स्पेक्ट्रम। फॉर एग्जांपल कहता है स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज ऑब्जर्व्ड बाय हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर, देन द स्पेक्ट्रल लाइन आर रिप्लेस्ड बाय अदर सेवरल फाइन लाइंस, या आप कह सकते हैं इसी बात को कि ओरिजिनल लाइन इज डिवाइडेड इनटू अदर कंपोनेंट लाइंस which show one quantum number is not sufficient to explain the origin of spectral lines। देखिए बेटा, जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है ना, वो कहता है हमारे पास सिर्फ एक क्वांटम नंबर मौजूद होता है। वो कौन सा होता है? वो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर से देखा गया है, तो जो स्पेक्ट्रल लाइन ओरिजिनल लाइन थी वो डिवाइड हो रही थी, वो स्प्लिट अप हो रही थी, छोटी लाइंस में कन्वर्ट हो रही थी। तो एक स्पेक्ट्रल लाइंस का छोटी लाइन में डिवाइड होना
तकसीम होना, स्प्लिट अप होना, इस बात का सबूत है कि हमारे पास अकेला क्वांटम नंबर काफी नहीं है, बल्कि एक से ज्यादा क्वांटम नंबर हैं जिनसे हम स्पेक्ट्रल लाइंस की ओरिजिन को क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो बोहर का एटॉमिक मॉडल सिर्फ एक क्वांटम नंबर की बात करता है और कहता है कि स्पेक्ट्रल लाइन फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती, लेकिन हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर से हमें मालूम हो गया है कि स्पेक्ट्रल लाइन फर्दर छोटी लाइंस में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है, यूं समझ लें उसका ये दूसरा डिफेक्टिव पॉइंट हो गया कि वो एक क्वांटम नंबर की बात करता है। यहां पर जो है ना, जो स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट अप हो रही हैं वो बता रही हैं कि एक क्वांटम नंबर काफी नहीं है, बल्कि एक से ज्यादा क्वांटम नंबर मौजूद हैं। और बेटा आपके पास तीसरा जो डिफेक्टिव पॉइंट है, हाँ, वो आपके पास है क्या चीज, देखें तीसरा इसका डिफेक्टिव पॉइंट है, जो बोहर था, बोहर क्या कहता है कि हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये देखें न्यूक्लियस है, और जो इलेक्ट्रॉन है ना हाइड्रोजन एटम का, वो क्या कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट्स में अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है बेटा, देखें तीसरे डिफेक्टिव पॉइंट के अंदर आपने क्या बात करनी है कि जो बोहर एटॉमिक मॉडल है वो अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर ऑर्बिट्स की बात करता है, लेकिन रिसर्च से ये सब बात साबित हुई है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की ये मोशन होती है ना अराउंड द न्यूक्लियस, ये सर्कुलर ऑर्बिट्स में नहीं होती, बल्कि 3 डायमेंशनल स्पेस में होती है। कैसे बेटा, आपके पास ये अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग आपके पास एक्स एक्सिस, और अलोंग आपके पास क्या हो गई, जी एक्सिस। ठीक है बेटा, देखें जो बोहर है, बोहर कहता है कि जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसके अराउंड जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन मॉडर्न रिसर्च से ये बात सामने आई है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ना वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व नहीं करते, बल्कि 3 डायमेंशनल पैटर्न को फॉलो करते हैं। और इसकी वजह क्या है, क्योंकि हमारे पास जो एटॉमिक मॉडल होता है ना, एटॉमिक मॉडल वो फ्लैट नहीं है। जो बोहर है वो एटॉमिक मॉडल को फ्लैट कहता है और सर्कुलर ऑर्बिट्स की बात करता है, लेकिन जो मॉडर्न रिसर्च है वो कहती है कि हमारे पास जो एटम होता है, एटम का जो मॉडल है ना वो फ्लैट नहीं है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अराउंड द न्यूक्लियस 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर क्या करते हैं बेटा, ये इन ऑर्बिट्स या शेल में रिवॉल्व करते हैं। तो ये भी इसका क्या हो गया, आपके पास डिफेक्टिव पॉइंट हो गया बोहर के एटॉमिक मॉडल का। और फोर्थ वन आपके पास जो क्या है इसका डिफेक्टिव पॉइंट है, बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल does not explain the Zeeman effect and Stark effect। ठीक है बेटा, देखें जो बोहर एटॉमिक मॉडल है वो जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन जीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन जीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। ये शॉर्ट क्वेश्चन अपने पास लिख लें आप लोग, फिर जो है ना मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ इसको। शॉर्ट क्वेश्चन आता है, differentiate between Zeeman effect and Stark effect। ठीक है बेटा, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन जीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। फोर्थ जो डिफेक्टिव पॉइंट है उसमें से ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। अब जीमैन इफेक्ट क्या है, देखें कहता है जीमैन इफेक्ट when excited atom
excited atom of hydrogen is placed in magnetic field, then spectral lines split up into other closely spaced lines. This type of splitting of spectral lines is called Zeeman effect. ठीक है बेटा, देखें जब हम हाइड्रोजन के एक्साइटेड एटम को क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं, तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं वो फर्दर स्प्लिट अप हो जाती हैं, टूट जाती हैं छोटी लाइंस के अंदर, स्प्लिट अप हो जाती हैं या टूट जाती हैं छोटी लाइंस के अंदर, क्लोजली स्पेस्ड लाइंस के अंदर। तो इस तरह का जो स्प्लिटिंग का पैटर्न है ना, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, ज़ीमैन इफेक्ट बोलते हैं। याद रखना है, ज़ीमैन इफेक्ट की जब बात होगी तो मैग्नेटिक फील्ड में हम एक्साइटेड एटम ऑफ हाइड्रोजन को प्लेस करेंगे, और एक्साइटेड एटम जब भी होगा तो कौन सा स्पेक्ट्रम देता है, वो इमिशन स्पेक्ट्रम देता है। क्या देता है? अगर नॉर्मल स्टेट या ग्राउंड स्टेट में होता है तो वो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देता है। यहां पर जो हमने बात की है वो हमने एक्साइटेड एटम ऑफ हाइड्रोजन की बात की है, तो ये इमिशन स्पेक्ट्रम देगा। और जब हम उस एक्साइटेड एटम ऑफ हाइड्रोजन को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जो स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी वो अदर क्लोजली स्पेस्ड लाइंस के अंदर क्या हो जाएंगी, स्प्लिट अप हो जाएंगी। और ये जो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस है, ये क्या कहलाता है बेटा, आपके पास ज़ीमैन इफेक्ट कहलाता है। और दूसरा क्या है आपके पास, स्टार्क इफेक्ट। उसकी डेफिनेशन आप लोग क्या करेंगे, देखें इसी डेफिनेशन को आपने रिपीट कर देना है। सिर्फ फर्क कहां पर होगा, यहां पर आपने जो फील्ड यूज करना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज कर लेना है। when excited atom of hydrogen is placed in electric field, then spectral lines split up into other closely spaced lines. This type of splitting of spectral lines is called Stark effect. ठीक हो गया बेटा। देखें क्या है आपके पास, when excited atom of hydrogen is placed in electric field, अब magnetic field नहीं है, electric field में आपने प्लेस किया है, then spectral lines split up, जो spectral lines होती हैं हाइड्रोजन एटम की वो split up हो जाती हैं, वो टूट जाती हैं into other closely spaced lines. This type of splitting of spectral lines is called Stark effect. तो बेटा ये आपके पास चार जो है ना, चार ये बोहर एटॉमिक मॉडल के डिफेक्टिव पॉइंट हैं जो कि आपको जो है ना मैंने बता दिए हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन लास्ट से आ सकता है, लास्ट जो डिफेक्टिव पॉइंट है, डिफरेंशिएट बिटवीन ज़ीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट, तो ये आपको बता दिया।
दोनों की डेफिनेशन भी आपके सामने मौजूद है, तो ये आपने पास आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट, इन्हीं डिफेक्टिव पॉइंट के लास्ट में आपके पास जो है ना एक आप लोगों को दे रहा होगा समरफील्ड एटॉमिक मॉडल। समरफील्ड एटॉमिक मॉडल वो भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जाता है आपसे, राइट डाउन द वर्क ऑफ समरफील्ड इन एटॉमिक, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज समरफील्ड कंट्रीब्यूशन in elucidation of atomic मॉडल भी कह सकते हैं आप लोग, या स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ठीक है, कहता है जो समरफील्ड है उसने एटॉमिक मॉडल या एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए या बताने के लिए क्या हिस्सा मिलाया है, क्या कंट्रीब्यूट किया है, क्या उसका काम है, वो आपने बताना है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग लिख लें अपने पास, व्हाट इज द समरफील्ड कंट्रीब्यूशन इन इल्यूसिडेशन। इल्यूसिडेशन का मतलब है मालूम करना या बनाना, ऑफ एटॉमिक मॉडल या एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए बेटा, थोड़ा सा 2 लाइनों का ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपके पास जो है ना ऐसे आ सकता है। अब देखें, जो समरफील्ड था इसने 1915 में अपना एक जो है ना नजरिया पेश किया, एटॉमिक मॉडल पेश किया, जो कि आपके पास क्या है, देखें बोहर ने कहा था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में अराउंड द न्यूक्लियस क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। सर्कुलर ऑर्बिट्स में अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करते हैं। लेकिन जो आपके पास समरफील्ड है इसके मुताबिक क्या है, कहता है जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो सर्कुलर ऑर्बिट्स के साथ साथ इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में भी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, या इलिप्टिकल मैनर में भी क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। कैसे बेटा, देखें, इसने न्यूक्लियस को यहां पर ड्रा किया और आपको जो है ना ये इस तरह की स्ट्रक्चर नजर आएगी। ये एक आपने स्ट्रक्चर ड्रा करनी है इस तरह की, जिसमें जो है ना न्यूक्लियस एक एंड पे आपको नजर आ रहा है। फिर जो है ना दूसरा ऑर्बिट इस तरह का ड्रा किया और उसका एंड भी इसी के साथ है, और तीसरा ऑर्बिट जो है ना उसने ड्रा किया, और ये आपके पास ये जो है ना समरफील्ड का एटॉमिक मॉडल है, जिसमें क्या है आपके पास बेटा, देखें जो न्यूक्लियस है ना वो यहां पर मौजूद है और ये ऑर्बिट इस तरह के बेजवी शक्ल के यहाँ पर ड्रा किए गए हैं, इलिप्टिकल मैनर में ड्रा किए गए हैं। और देखिए ये जो एक आपको इस तरह का बेजवी शक्ल का ऑर्बिट नजर आ रहा है ना, इसको बोलता है फोकाई। फोकाई, FOCII, ये फोकाई पूरे को क्या कह रहा है, ये फोकाई कह रहा है। क्या कह रहा है, फोकाई कह रहा है। और कहता है जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है ना वो इस फोकाई के वन एंड पे क्या होता है, मौजूद होता है। देखिए सर्कुलर ऑर्बिट्स के बारे में बोहर ने बताया, और इसका जो ये एटॉमिक मॉडल था ये फेल हो गया। फिर जो है ना हमारे पास नेक्स्ट जो है ना समरफील्ड ने अपना काम इंट्रोड्यूस करवाया। इसने क्या कहा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो सर्कुलर ऑर्बिट्स के साथ साथ, ये सर्कुलर ऑर्बिट्स भी है इस तरह का, देखिए सर्कल बन जाता है, ये सर्कुलर ऑर्बिट्स के साथ साथ इलिप्टिकल ऑर्बिट में भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। और आप थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे कि हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है ना वो एक फोकाई के वन एंड पे क्या होता है, मौजूद होता है। और ये आपके पास ओवरऑल इस स्ट्रक्चर को, ये फोकाई तो ओवरऑल कह दिया आपने, और यहां पर वो ये कह रहा होगा इलिप्स। इलिप्स, 2 फोकाई होते हैं आपके पास। देखें ये एक लाइन आपको नजर आ रही है,
ये इस तरह चलें, अलग मैं ड्रा कर देता हूं आपके सामने। ये बेटा दो लाइंस होती हैं, एक अलोंग आपके पास वाई एक्स एक्सिस और एक आपके पास वाई एक्सिस होती है। ये जो लाइंस होती है ना, लाइंस, इनको हम बोलते हैं फोकाई। ये आपके पास है फोकाई। एक लेंथी लाइन है ये वाली, लेंथी फोकाई है, और दूसरा जो है ना समाल लाइन है, वो आपके पास जो है ना समाल फोकाई है। और ओवरऑल ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है ना ये वाली, ये इसको बोलते हैं इलिप्स। इलिप्स, ओवरऑल ये इलिप्स, और ये वाली लाइन जो है ये क्या कहलाएगी, फोकाई कहलाएगी। तो देखें जो न्यूक्लियस होगा ना वो इस फोकाई या इस लाइन के वन एंड पे क्या होगा, मौजूद होगा। देखें ये आपके पास मौजूद है। तो ये आपने क्या कर लेना है, फिर इस तरह की स्ट्रक्चर भी ड्रा कर लेनी है। बुक में मेरे ख्याल में ये वाली स्ट्रक्चर नहीं है, जस्ट थ्योरी दी गई है। तो ये आपके पास जो है ना, हाँ जी, बच्चों का सवाल आ रहा है कि डायग्राम बनानी लाजमी है, तो बेटा ये डायग्राम लाजमी बनानी है इसके अंदर, ठीक है बेटा। ये अपने पास आप लोग हाईलाइट भी कर लें। ये जो दरमियान में लाइंस होती है ना, लाइंस, इनको फोकाई बोलते हैं। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर हो जाएगी ये वाली, इसको हम बोल देते हैं इलिप्स। तो जो न्यूक्लियस होता है ना वो एक फोकाई के वन एंड पे मौजूद होता है ऑफ इलिप्स। इलिप्स के अंदर जो फोकाई है, फोकाई की वन एंड पे क्या होगा, न्यूक्लियस मौजूद होगा। और इस तरह के तीन जो है ना आपने ऑर्बिटल क्या कर देने हैं बेटा, शो कर देने। तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा सवाल आ रहा है बेटा, ये शॉर्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपके पास है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन बेटा आपके पास है डुअल नेचर ऑफ मैटर, ये हमने डिस्कस करना है। तो ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, डुअल नेचर ऑफ मैटर। अब बेटा देखें नेक्स्ट जो टॉपिक है, डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर का क्या मतलब है, पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। कि हमारे पास जो मटेरियल पार्टिकल हैं, जो मैटर पार्टिकल हैं, वो डुअल नेचर रखते हैं, वो पार्टिकल नेचर भी रखते हैं और वेव लाइक नेचर भी रखते हैं। पहले थोड़ा सा उसने हवाला दिया है किस चीज का, पहले उसने हवाला दिया है कि जो हमारे पास लाइट होती है ना, लाइट हैज डुअल कैरेक्टर। अकॉर्डिंग टू आपके पास है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है बेटा, देखें जो लाइट है वो डुअल नेचर रखती है, मतलब पार्टिकल नेचर भी रखती है और वेव लाइक नेचर भी रखती है। ये बात किसने कही है, मैक्स प्लांक्स ने कही है। और उसने जो थ्योरी पेश की थी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, उसके मुताबिक जो लाइट है ना वो क्या रखती है, डुअल नेचर रखती है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है ना, दिस कंसेप्ट वाज एक्सटेंडेड by Louis de Broglie, Louis de Broglie in 1924 for material particle, वो कौन से हो सकते हैं बेटा, आपके पास इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, वो आपके पास प्रोटॉन भी हो सकते हैं, वो न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, वो एटम भी हो सकते हैं, एंड मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा, देखें जो मैक्स प्लांक्स है वो सिर्फ लाइट की बात करता है कि लाइट जो है ना डुअल नेचर रखती है।
और उसी कंसेप्ट को एक्सटेंड किया गया है किसकी जानिब से, लॉयस डी ब्रॉगली की जानिब से इन 1924 में। और इसने क्या बात की है कि हमारे पास जो मटेरियल पार्टिकल होते हैं या जो मैटर के पार्टिकल होते हैं, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स और जो है ना मॉलिक्यूल जो हैं, वो क्या करते हैं, वो भी डुअल नेचर रखते हैं, मतलब पार्टिकल नेचर भी रखते हैं और वेव लाइक नेचर भी रखते हैं। तो इसने एक इक्वेशन भी पेश की है, मैथमेटिकल रिलेशन शो किया है। वो कौन सा है बेटा आपके पास, देखें, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। अब यहां पर बेटा जो आपके पास लैम्डा है ना, ये क्या चीज है, ये वेवलेंथ है, ये क्या है, वेवलेंथ है। और एम वी आपके पास क्या चीज है बेटा, ये मोमेंटम है। आप जानते हैं मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो आपके पास क्या होगा बेटा, जो है ना ये मोमेंटम होता है। अब इस इक्वेशन से क्या चीज हमारे सामने आ रही है कि वेवलेंथ और मोमेंटम का जो रिलेशन होता है ना, वो आपस में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। क्या होता है बेटा, इनवर्स रिलेशन होता है। आपके सामने देखें, वेवलेंथ यहां पर खड़ी है और एम वी नीचे है, ये वेवलेंथ है, ये मोमेंटम है, दोनों का आपस में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। अब ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आपने नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 1 का। अब ये इक्वेशन कहां से डिराइव की गई है, दिस इक्वेशन वाज डिराइव्ड फ्रॉम टू इक्वेशंस, दिस इक्वेशन वाज डिराइव्ड फ्रॉम टू इक्वेशंस। वो कौन सी टू इक्वेशंस हैं, नंबर 1 है आपके पास, लिखेंगे आप लोग, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स इक्वेशन। और प्लैंक्स इक्वेशन आपके पास क्या होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू, कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का आपस में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। और दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास, नंबर 2, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, वो होती है हमारे पास E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। देखें जो आपके पास प्लैंक्स वाली इक्वेशन है, इसको नंबर 2 कह दें, और जो आपके पास क्या है आइंस्टाइन वाली, इसको आपने 3 कह देना है। अब दोनों इक्वेशंस को आप आपस में कंपेयर कर दें, बाय कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, बाय कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस। कौन कौन सी, 2 and 3। तो आपके पास क्या हो जाएगा, एच न्यू इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, एम सी स्क्वायर। और हम जो है ना न्यू के बारे में जानते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, न्यू विल बी इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास न्यू विल बी इक्वल टू सी ओवर लेमडा। तो ये आपके पास जो है ना इक्वेशन बन जाएगी, और आप लिखेंगे यहां पर, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ न्यू। तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखें, बल्कि इसी को आप इक्वेशन 4 कह दें और यहां पर लिख दें, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ न्यू इन इक्वेशन क्या आ जाएगी, 4, ताकि क्लियर हो जाए आप लोगों को। ये H मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा, C ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आपके पास एम सी स्क्वायर बार। ठीक है, क्या किया है बेटा आप लोगों ने, सिर्फ न्यू की वैल्यू यहां पर पुट किया है। न्यू की वैल्यू क्या है आपके पास, C ओवर लैम्डा, वो आपने पुट कर दिया यहां पर। तो देखें, C से C स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास H ओवर लैम्डा इज इक्वल टू एम सी आ जाएगा। अब लैम्डा एक साइड पे करना है और बाकी क्वांटिटीज को एक साइड पे करना है, तो आपने क्या हो जाएगा आपके पास, देखें, इसका बटा कर दें 1,
और इसको कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, इसका बटा 1 कर दें और इसको कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखें लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय MC इज इक्वल टू आपके पास H। आपको लैम्डा एक साइड पे रखना है तो MC को इधर भी डिवाइड कर दें और इधर भी डिवाइड कर दें, ये आपके पास क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू H ओवर MC। ये आपने बेटा फाइनल इक्वेशन क्या कर लिया है, डिराइव कर लिया है, जो कि किससे रिलेटेड है आपके पास, इस इक्वेशन से। ये वाली इक्वेशन कौन सी है आपके पास, लैम्डा इज इक्वल टू H ओवर MV, और यहां पर क्या है आपके पास H ओवर MC। ये दोनों में फर्क समझ लें आप लोग, देखें जब आप यहां पर वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात करेंगे तो इसका मतलब है ये फोटोन के लिए इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास सी यहां पर क्या चीज है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और जब इक्वेशन में हम C यूज करेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट यूज करेंगे, तो इसका मतलब है ये इक्वेशन हम स्पेसिफिक कर चुके हैं लाइट के लिए। लेकिन बेटा अगर आप यहां पर इस C की जगह पे वेलोसिटी V लिख देंगे तो फिर जो है ना हम किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। वो हमारे पास मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, वो हमारे पास एटम भी हो सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटसेट्रा उसके लिए हो सकते हैं। तो आप लिखेंगे फॉर material particles this equation can be written as follows, ठीक है बेटा। अब क्या आ जाएगी आपके पास, देखें लैम्डा इज इक्वल टू H ओवर MV, ये मटेरियल पार्टिकल के लिए है बेटा। दोबारा बेटा इसी चीज को एक दफा सुन लें, देखें ये जो आपने कौन कौन सी प्लांक्स इक्वेशन और आइंस्टाइन एनर्जी मास इक्वेशन से जो आपने इक्वेशन डिराइव की है, वो आपके पास क्या आ रही है, लैम्डा इज इक्वल टू H ओवर MV, लैम्डा इज इक्वल टू H ओवर MC आ रहा है, V नहीं आ रहा, सॉरी, यहाँ पर C आ रहा है। तो C का मतलब है वेलोसिटी ऑफ लाइट, C का मतलब है वेलोसिटी ऑफ लाइट, और जहां पर वेलोसिटी ऑफ लाइट यूज होगी तो इसका मतलब है ये इक्वेशन स्पेसिफिक हो चुकी है, किसके लिए बेटा, लाइट के लिए। लेकिन अगर इसी इक्वेशन को आपने यूज करना है मटेरियल पार्टिकल के लिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, फॉर मटेरियल पार्टिकल दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज फॉलोज, लैम्डा विल बी इक्वल टू H ओवर MV। C नहीं लिखेंगे बल्कि MV लिख देंगे। अब यहां पर जो है ना दो एग्जांपल्स आपको वो दे रहा है, वो एग्जांपल्स आपको मैं समझा देता हूं। वो एग्जाम्पल किस तरह है, देखें कहता है अगर आपने इलेक्ट्रॉन के लिए जो है ना वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, क्या करनी है, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो आप मालूम कर सकते हैं कैसे, देखें कहता है V आपके पास है कितना, 2.188 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड, 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड, और जो आपके पास H है वो भी आपको पता है 6.626 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -30 आपके पास क्या है 4 जूल सेकेंड, और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है M वो आपके पास क्या होता है, ये आपके पास आ जाएगा 9.109 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -31 kg। तीनों क्वांटिटीज आपके सामने है, वेलोसिटी की वैल्यू भी आपको बता दी है मैंने, H की वैल्यू भी है पड़ी और M की वैल्यू भी है पड़ी, तो ये तीनों की वैल्यूज यहां पर पुट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखें ये आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू H की वैल्यू 6.626 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -34 जूल सेकेंड, और डिवाइड कर दें आपके पास M क्या है 9.109 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -31 kg, और V की वैल्यू क्या है आपके पास 2.188 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड। जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.33, ये आपके पास जो है ना मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -9
मीटर या आपके पास 0.33 नैनोमीटर ये वेवलेंथ की वैल्यू है। और ये आपके पास वेवलेंथ की वैल्यू किस चीज के लिए है? इलेक्ट्रॉन के लिए। और ये वाली वो वैल्यू है जिससे आपके जो कि एक्स रेज से कोरिलेट करती है, मिलती जुलती है। कितना है? 0.33 नैनोमीटर। और इस वेवलेंथ की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं? मालूम कर सकते हैं। इसी तरह फिर देखें बेटा, अगर आप जो है ना प्रोटॉन के लिए निकालेंगे, प्रोटॉन के लिए वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन वो कितना हो जाएगी? 1836 टाइम्स लेस देन 0.33 नैनोमीटर। वजह क्या है? प्रोटॉन के लिए वेवलेंथ की वैल्यू 1836 टाइम कम क्यों हो जाएगी? क्योंकि प्रोटॉन का जो मास होता है ना, मास वो 1836 टाइम इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में ज्यादा होता है। तो जब मास ज्यादा होगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? शॉर्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ बेटा कितना आ रही है? 0.33 नैनोमीटर। जब प्रोटॉन के लिए यूज करेंगे तो प्रोटॉन का मास उसके मुकाबले में हैवी होता है। कितना होता है? 1836 टाइम। तो वेवलेंथ की वैल्यू उतना क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिसको मेजर करना मुश्किल हो जाएगा। फिर जो है ना, अगर आप अल्फा पार्टिकल के लिए वेवलेंथ की वैल्यू मालूम करेंगे तो अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में कितना वजनी होता है? ये बेटा आपके पास 77.43 तकरीबन इतना ही वैल्यू है आपके पास। जो है ना उसकी जो वेवलेंथ की वैल्यू है वो उतना फिर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। 77.43 ये अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में हैवी होते हैं, तो वेवलेंथ की वैल्यू उतना क्या हो जाएगी? आपके पास कम हो जाएगी। तो बेटा अस्सलाम वालेकुम।